एक्सरसाइज या आपको किसी के बारे में अवश्य बताएंगे, ठीक है। जैसे पहले मैंने आपको इससे पहले सोलर सिस्टम के बारे में बताया था। किसके बारे में? सोलर सिस्टम। आज हमारा टॉपिक है प्रीएम्बल। क्या है? प्रीएम्बल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? जो अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो प्रीएम्बल है उसको हम क्या हिंदी में बोलते हैं? कोई भी स्टूडेंट बताए। प्रस्तावना। क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। या हम बोलते हैं उद्देश्य का। क्या? उद्देश्य का। हिंदी में देखो कितना अच्छा वर्ड है, उद्देश्य का। मतलब जो हमारे उद्देश्य को बताए। हम बात किसकी कर रहे हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। किसकी? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो प्रीएम्बल है वो हमारे उसका उद्देश्य बताएगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या उद्देश्य हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए और ना पढ़ के आप चाहें कि हम 5 मिनट में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझ लें तो सबसे अच्छा है किसको पढ़ेंगे? प्रीएम्बल को। किसको पढ़ेंगे? प्रीएम्बल को। तो प्रीएम्बल में बहुत ही छोटा सा ये देखिए लिखा हुआ है। इसमें फर्स्ट लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। लाइन में मात्र 4 to 5 आपके शब्द ये हुए, लेकिन अर्थ बहुत गहरा है। वी माने हम। वी माने हम। अब आप देखिए, अगर कोई भी बात मैं कह के बोलता हूं तो उसमें एक व्यक्ति की बात झलकती है। जब यहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि जैसे स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। क्या आता है? हम भारत के लोग। तो यहां से इसी लाइन से हमें पता चल जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन पर किसी एक व्यक्ति का प्रभाव नहीं है। ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन सभी के लिए है और सभी ने इसमें अपना अपना योगदान दिया है। तो किसी भी देश का कानून चलाने के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज है वहां का संविधान कैसा। अगर संविधान अच्छा है तो वहां के जो नियम कानून होंगे वो भी अच्छे होंगे। लेकिन कुछ विचारकों का ये भी मानना है कि अगर कितना भी अच्छा संविधान क्यों ना बना दिया जाए, अगर उसको पालन करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो वो कभी भी अच्छा संविधान नहीं बन सकता है। दूसरी बात कि अगर संविधान कितना भी खराब हो, अगर अच्छे से लोग ईमानदार हैं, अपने कार्य को ईमानदारी से करते हैं, हर चीज में अपनी सहभागिता रखते हैं, तो संविधान अच्छा ना हो लेकिन फिर भी उस देश का कानून व्यवस्था अच्छे से चलेगी। बात समझ में आ गई है? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब सीधा ये है कि हम भारत के लोग। तो यहाँ पे पता चल गया है कि आपको कि ये सभी के मदद से बनाया गया है। इंडिया हैविंग सोलोमनली रिजॉल्व्ड मतलब वो सत्यनिष्ठा के साथ ये आत्मसंकल्प करते हैं। क्या? टू कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया मतलब वो अपने दिल से इसको आत्मग्रहण करते हैं कि ये हमारे देश का क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया इनटू ए सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब कोई हमें हिंदी में बताएगा? सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभु। इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री। अक्सर बोला जाता है इंडिया इज ए सॉवरेन मतलब किस? सॉवरेन का मतलब हिंदी में होता है संप्रभु। क्या होता है? संप्रभु का मतलब होता है, देखो प्रभु के सामने किसी की कुछ चलती है? जब संप्रभु है मतलब उस पर किसी भी व्यक्ति का कोई या किसी भी देश का कोई भी प्रभाव नहीं है। वह अपने डिसीजन लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। बात समझ में आ गई? अगर अमेरिका चाहे कि नहीं भारत ऐसा काम करे, ये भारत की इच्छा पर डिपेंड करेगा कि वह इसको मानता है या नहीं मानता है। तो ये क्या हुआ? संप्रभु। आपके घर में आप लोग बताइए, आपके घर में कौन संप्रभु है? फादर या मदर? बताइए। जैसे फादर ने कहा कि नहीं आज पनीर की ही सब्जी बनेगी तो बनती है। किसी के घर में किसी की मम्मी बोलती है कि नहीं आज ऐसा काम होना चाहिए। तो आपके घर के संप्रभु कौन हुए? आपके फादर और
अब कोई दूसरा मोहल्ले वाला आए कहे कि नहीं आज वेजिटेबल्स दूसरी होनी चाहिए, क्या आपके घर के लोग मानेंगे? हाँ, ये अच्छी बात है कि उन्होंने सजेशन के तौर पे कहा, आपके फादर मदर को अच्छा लगा, उन्होंने कहा नहीं चलो बना लेते हैं। तो ये ऐसे ही हमारे देश में, जो हमारा देश है वो संप्रभु है और वो किसी दूसरे के अधिकार में नहीं है। सेकंड इसमें वर्ड आता है सोशलिस्ट। क्या है? सोशलिस्ट का मतलब है समाजवादी विचारधारा। कैसी? समाजवादी विचारधारा का मतलब ये है कि इसमें एक व्यक्ति पे फोकस नहीं होता है, पूरे समाज का ख्याल रखा जाता है। किसका रखा जाता है? अब पता चले कोई कम भी काम करता है तो क्या वो भूखा रहता है? नहीं, उसको भी खाना मिलता है। लोग कहीं नहीं हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हम ही खाना खाएंगे, ऐसा नहीं। सभी को समाजवादी विचारधारा में समान रूप से अधिकार दिए गए हैं कि सभी के जो मानवीय पक्ष हैं उनकी ज़रूरतों को सभी पूरा किया जाए। थर्ड हमारा पॉइंट आता है इसमें सेक्युलर। सेक्युलर भी बोला जाता है, इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका मतलब हुआ धर्मनिरपेक्ष। आप में से ये बताइए हिंदू धर्म को मानने वाले स्टूडेंट कितने? हैंड अप करें। आप में से हैंड डाउन कीजिए। आप बताइए कि आप में से इस्लाम धर्म को मानने वाले कौन है? कोई है? नहीं है, चलो कोई बात नहीं। कहने का मतलब है आप सभी एक जगह पर, यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, जो भी है सारे ये क्रिश्चियन। क्या है कि सभी पर अब देश अपना कोई भी चीज थोपेगा नहीं। क्या नहीं करेगा? कैसा नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं ये हिंदू हैं इनको ज्यादा मदद दी जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। इंडिया सेक्युलर का मतलब है हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हमें किसी धर्म से मतलब नहीं है। हम सभी अपने धर्मों को, जो व्यक्ति अपने धर्म को बढ़ावा देना चाहता है हम उसकी मदद ही करेंगे। इतनी बात क्लियर? सभी के समझ में आ रहा है या नहीं? आप बताइए, आपने कहा कि नहीं हम तो आज अगरबत्ती नहीं लगाएंगे, देश आपको रोकेगा आके? बताइए, नहीं रोकेगा। आप कहेंगे कि नहीं हम शंकर जी पर जली चढ़ाएंगे, आप जो इच्छा हो आप कीजिए, लेकिन देश आपको कभी टोका टाकी नहीं करेगा। इतनी बात क्लियर? नेक्स्ट हमारा टॉप इसमें दिया है डेमोक्रेटिक। क्या है? लोकतंत्रात्मक। कैसा है? मतलब जो भारत कैसा है? लोकतांत्रिक कंट्री। कैसी है? अगर लोकतांत्रिक कंट्री की सबसे बड़े देशों में अगर पॉपुलेशन के हिसाब से बात आती है तो वो इंडिया है। क्या है? हालांकि अमेरिका का भी लोकतंत्र बहुत ही मजबूत माना जाता है। बात समझ में आ रही है? ऑल स्टूडेंट समझ रहे हैं? तो लोकतंत्रात्मक का मतलब ये है कि यहाँ पर लोगों का शासन है। किसका शासन है? आपने देखा अपने देश के जो पीएम है एक वो छोटे से ही क्षेत्र से तो आए। हाँ, जहां पर क्या है कि उन्होंने कहा कि नहीं प्रधानमंत्री का पुत्र ही राजा बनेगा या वो प्रधानमंत्री ही बनेगा, तो वो देश कभी लोकतंत्रात्मक नहीं हो सकता। इतनी बात समझ में आ गई है ऑल स्टूडेंट के? नेक्स्ट इसमें आता है आपका रिपब्लिक। क्या आता है? रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्रात्मक। कैसा राज्य हमारा? गणतंत्रात्मक राज्य का मतलब ये है कि यहाँ पर जो सभी गण हैं जैसे राज्य, इनके माध्यम से मतलब सभी की भागीदारी होती है। भारत का कहा जाता है गणतंत्रात्मक की शुरुआत भारत में बहुत समय पहले हो गई थी, महात्मा बुद्ध के समय ही। उस समय एक राज्य था वैशाली। क्या था? वैशाली। और एक तरफ एक राजा था अजातशत्रु। क्या था? अजातशत्रु चारों तरफ अपने हमले करके कई राज्यों को अपने कब्जे में लेता हुआ जा रहा था। तो वहां पर एक व्यक्ति जो अजातशत्रु था उसने अपने मंत्री को भेजा। किसके पास? महात्मा बुद्ध के पास। किसके पास? महात्मा बुद्ध के पास। किसके पास भेजा? महात्मा बुद्ध के पास। महात्मा बुद्ध से ये पूछने के लिए कि ये पता कीजिए कि वैशाली को कैसे हराया जा सकता है। तो वो जो मंत्री था तो वो जाके महात्मा बुद्ध के पास गया
उसने कहा कि सर ऐसे ऐसे हम आए हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि हम वैशाली को हराने का कई बार प्रयास कर चुके हैं लेकिन हमें सफलता हासिल नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा कि हम आपको एक उपाय बताते हैं, आप पहले वैशाली राज्य में जाइए और ये पता कीजिए क्या वहाँ पर आज भी आम जन लोगों की मीटिंग होती है, क्या वहाँ पर भाईचारा है, क्या वहाँ का जो गढ़ है वो लोगों की मदद करता है कि नहीं, क्या वहाँ के लोग अपने वैशाली के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। तो उसने जाके पता किया तो सारी बातें ये वहाँ पर सही पाई गई। तो जब वो लौट के आया महात्मा बुद्ध के पास तो उसने पूछा, तो महात्मा बुद्ध से पूछा कि ये बताइए हम ये तो पता कर आए हैं। तो उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं कि हाँ हो रही हैं। तब उन्होंने कहा कि आप वैशाली को कभी नहीं ऐसे हरा पाओगे, क्योंकि वहाँ के लोगों में अपने गढ़ के प्रति पूरा सम्मान था, वहाँ पर बुजुर्गों की इज्जत की जाती थी और जो भी बात होती थी आपस में समझौता करके सलाह मशवरा करके ही आगे कदम बढ़ाया जाता। तो क्या हुआ आप देखिए, अजातशत्रु उस समय का बहुत बड़ा राजा एक छोटे से गणराज्य को नहीं हरा पाया। तो कहा जाता है कि ये गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है ये भारत में बहुत पहले ही शुरू हो चुकी। आपको मैंने काफ़ी बता दिया है, अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट डे में आपको हम समझाएंगे। इतनी बात क्लियर।